सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नई गुड़मोहर का पाठ 8 जिसका नाम है प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, यह जो व्याख्यान 1 है अर्थात जो यह पाठ है प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, ये जो कथा है वो हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसके माध्यम से इन्होंने अपने बचपन के सुनहरे पलों को भी याद किया है। इसे पढ़कर हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बचपन के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं तथा साथ ही साथ इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे और व्याख्यान 1 का जो आज का हमारा गृह कार्य है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यह जो कहानी है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बारे में बता रहे हैं। 5वें या 6ठे बरस में मेरा अक्षरारंभ कराया गया। उनकी जो पढ़ाई की शुरुआत थी वो 5 या 6ठे बरस के थे तब कराया गया और अक्षरारंभ का अर्थ होता है सीखने की शुरुआत। उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार अक्षरारंभ मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ कराया। प्रचलित का अर्थ होता है जिसका चलन हो और प्रथा का अर्थ होता है रिवाज, यानी कि उस समय जो भी उनका रिवाज था उसके अनुसार मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाह एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम से या ईश्वर के नाम से, मौलवी साहब ने उनकी पढ़ाई की शुरुआत की। जिस दिन अक्षरारंभ हुआ, जिस दिन उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई, मौलवी साहब आए और मिठाइयां भी बांटी गई। हम 3 विद्यार्थी उनके सुपुर्द किए गए। 3 बच्चे थे जो पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो सुपुर्द का अर्थ होता है बच्चों सौंपा गया। 3 बच्चों को उनके हाथ सौंपा गया। एक मैं, दूसरे वे जो अपने कुटुंब के ही चचेरे भाई थे। कौन कौन थे? एक तो राजेंद्र प्रसाद जी और दूसरे जो उनके कुटुंब, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, जो उनके परिवार के ही एक चचेरे भाई थे। तीसरे जो बच्चे थे वो कौन थे? यमुना प्रसाद जी। आप यहाँ पे देख रहे हो 3 बच्चे हैं। ये मौलवी साहब बैठे हैं और ये बलदेव चचा हैं। जो यमुना प्रसाद जी थे वो हम दोनों से बड़े थे। यहाँ पर जिन्होंने पीली रंग की शर्ट पहनी हुई है ये कौन है? यमुना प्रसाद जी। वो हम दोनों से बड़े थे। वे तमाम खेल और लड़कपन की शरारतें जो होती हैं बचपन की हमारे, उसमें वो आगे रहा करते थे। वो जितने भी खेल थे बचपन के और जितने भी शरारतें थे वो सबसे आगे रहते थे। उनके एक चचा भी, जो मेरे भी चचा थे, बड़े मजाक पसंद थे। उनको मजाक बहुत अच्छा लगता था। वह मेरे पिताजी के छोटे भाई थे और पिताजी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वे घोड़े की सवारी करते थे, बंदूक और गुलेल चलाना भी खूब जानते थे, फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी अच्छा खेलते थे। मौलवी साहब जो हम लोगों को पढ़ाने आए विचित्र स्वभाव के आदमी थे। बच्चों, मौलवी साहब जो उन समय की जो उनके शिक्षक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो पढ़ाने आए थे वो कैसे थे? विचित्र स्वभाव के थे। विचित्र का अर्थ होता है अजीब स्वभाव। उनका स्वभाव अजीब लगा उनको। बहुत सी बातों पर उनका दावा था। बहुत सी बातों पर उनका दावा था। बलदेव चचा के मजाक के लिए वे एक बहुत ही उपयोगी साधन बन गए थे। अर्थात बलदेव चचा थे जो मजाकिया थे, उनको मजाक बहुत ज्यादा पसंद था। तो जो ये मौलवी साहब थे वे उनके लिए एक मजाक का साधन बन गए थे। चचा
तरह तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको उत्साह देकर यह कहलवा देते कि वे भी चाहे कोई भी काम क्यों ना हो जानते हैं या कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर इतना उत्साह भर देते थे कि मौलवी साहब को लगता था कि वो चाहे कोई भी काम हो वे उस काम को जानते भी हैं और वे उस काम को कर भी सकते हैं। अब मौलवी साहब का ये दावा था, मतलब मौलवी साहब ने ये दावा किया कि वे शतरंज खेलना भी खूब जानते हैं। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी न जीतते। बलदेव चचा मौलवी साहब के साथ शतरंज खेलते पर वे कभी न जीतते। हम बच्चे इन मजाकों को कुतूहल से सुनते। कुतूहल का अर्थ होता है बच्चों आश्चर्यजनक रूप से या उत्सुकता से। हमें उत्सुकता रहती इन मजाक को सुनने की। हंसने का मौका आ जाए तो हंसना मुश्किल हो जाता था। हमारी अगर हंसी छूटती हो तो हमें अपने जो मौलवी साहब है उसके सामने हम हंस नहीं पाते थे, तो हमारा हंसना मुश्किल हो जाता था उनके सामने। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, उनको गुलेल मारकर भगाया जा सकता है। इतना सुनना था कि मौलवी साहब बोले कि वे गुलेल चलाना अच्छी तरह से जानते हैं। बलदेव चचा अब समझ गए। मजाक के लिए उन्हें बगीचे में ले गए, क्योंकि बलदेव चचा के लिए मौलवी साहब एक मजाक का साधन बन गए थे। तो उन्होंने उन्हें मजाक करने के लिए कहाँ लेके गए? बगीचे में ले गए। उन्होंने गुलेल और गोली उनको सुपुर्द करके कहा कि खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। खूब खींचकर एक बंदर को मारिए। सुपुर्द का अर्थ है सौंप कर। उन्होंने उसे एक गुलेल भी दे दिया और एक गोली भी दे दी और मौलवी साहब को कहा कि इस बंदर को खूब खींचकर मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली बंदर को मारने की कोशिश की। इतने में ही उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। गोली बंदर की बजाय वे खुद को मार बैठे। अब उन्हें लगता था कि उनको गुलेल भी चलानी आती है और गोली भी चलानी आती है, लेकिन जब वो बंदर को मारने लगे तो वो बंदर को मारने की बजाय वो गोली खुद को ही मार बैठे और उनके बाएं हाथ के अंगूठे से खून टपकने लगा और चोट के दर्द से वे सहम कर बैठ गए। सहम कर का अर्थ होता है डर कर बैठ गए। एक दिन सब लोग शाम को टहलने निकले। कौन कौन निकले? सभी, जिसमें बलदेव चचा भी थे, मौलवी साहब थे और बच्चे भी थे। तो मौलवी साहब और बलदेव चचा भी थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। वो बातें करते हुए जा रहे थे कि इतने में सामने से सांड आ गया। सबने कहा यह सांड लोगों को मारता है। बलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब कब डरने वाले थे, अर्थात बलदेव चचा ने जैसे ही इशारा किया तो मौलवी साहब का डर निकल गया। तो वो डरने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया? वे बेखौफ आगे बढ़े। बेखौफ का अर्थ होता है बिना डर के। वे बिना डर के आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। बलदेव चचा चाहते थे कि मौलवी साहब बंदूक चलाने की शिक्षा ले। कोई काम वे नहीं जानते थे, इस बात को वो कबूल करना मौलवी साहब अपने शान के खिलाफ समझते थे। कबूल होता है मानना, स्वीकार करना। मौलवी साहब इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि कोई भी काम उन्हें नहीं आता है। उन्होंने साफ कह दिया था कि वह एक अच्छा निशाना लगा सकते हैं। वे बंदूक लेकर चल दिए। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, ये मौलवी साहब हैं और वो बलदेव चचा हैं। ये निशाना लगा रहे हैं जो पेड़ पर एक गिद्ध बैठा हुआ है उस पर।
कुछ दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर एक गिद्ध बैठा नजर आया। वह काफी ऊंचाई पर था और बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब को जो बंदूक दी गई थी वह पुराने किस्म की थी, पुराने जमाने की थी। मौलवी साहब ने तो पहले कभी बंदूक चलाई ही नहीं थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर ज्यों ही घोड़ा दबाया कि गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब स्वयं गिर पड़े। उन्हें उठाकर घर लाया गया। तो इससे आपको बच्चों पता चल गया होगा कि उन्हें गोली चलानी नहीं आती थी, बंदूक चलानी, लेकिन फिर भी उन्होंने चलाने की कोशिश की और उल्टी जो गोली थी जब उन्होंने चलाई, बंदूक चलाई, तो वो गिद्ध के स्थान पर वो खुद ही गिर पड़े और उन्हें उठाकर घर लाया गया। इस प्रकार के मजाकों के बीच हम फारसी पढ़ते थे। ऐसे मजाक बचपन में उनके साथ होते रहते थे और वो फारसी पढ़ते रहते थे मौलवी साहब से। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब बुलवाए गए। बच्चे थे जो ये तीनों, इन्हें पढ़ाने के लिए जो पहले मौलवी साहब थे वो चले गए और उन्हें पढ़ाने के लिए अब दूसरे मौलवी को बुलवाया गया। वे बहुत गंभीर थे और अच्छा भी पढ़ाते थे। हफ्ते में 5.5 दिन हम फारसी पढ़ाते थे वो हमें। बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी से छुट्टी रहती थी, यानी कि बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फारसी हमें नहीं पढ़नी पड़ती थी। तब गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। अब यहाँ पर दूसरे मौलवी साहब के बारे में बताया जा रहा है बच्चों कि वो कैसे स्वभाव के थे। कैसा बताया उन्हें? गंभीर स्वभाव का, लेकिन पढ़ाते भी अच्छा थे। हफ्ते में 5.5 दिन वो फारसी ही पढ़ाते थे और बच्चों को गिनती भी सिखाते थे और खेलने कूदने के लिए समय भी दिया करते थे। हम लोग खूब सवेरे उठकर, यानी कि जो बच्चे थे वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम सब लोग खूब सवेरे बहुत जल्दी उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? एक कोठरी में। सामने आंगन में तख्त पोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। उनके आंगन में तख्त पोश, तख्त पोश का अर्थ है तख्त पर बिछाने की चादर, चादर पर बैठकर हम पढ़ते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता था, यानी कि सबसे पहले हम सुबह आते थे तो हमने जो पिछला पाठ पढ़ा है, जिस पाठ को हम पढ़ चुके हैं, पहले हम उसको दोहराते थे, उसकी दोहराई करते थे। जो जितना जल्दी याद कर लेता था उसको उतना ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तो जो जितनी जल्दी सुना देता था याद करके, तो उसे नया सबक, सबक का अर्थ होता है बच्चों पाठ, तो उसे नया पाठ पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्य उदय हो जाता। जब तक वो नया पाठ पढ़ता तब तक सूर्य उदय हो जाता। तो अब यहाँ पर अब बच्चों समझो कितनी जल्दी उठकर आकर पढ़ते होंगे कि पढ़ते पढ़ते उनके बाद सूर्य उदय होता। अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुंच जाते। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। जितनी देर वो लोग पढ़ते थे उस बीच में उन्हें आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता। सबक का अर्थ क्या है? पाठ। जब वो नाश्ता करके लौटते थे तो अपना उस पाठ को भी याद करते थे और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते। हुक्म का अर्थ होता है आदेश। आदेश देते, किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती, तख्ती होती है बच्चों लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिस पर पहले जो बच्चे थे उस समय के वो लोग पढ़ा करते थे, उस पर लिखते थे। और जब वो तख्ती भर जाती थी तो क्या करते थे? उसे धोते थे, उसे धोकर सुखा देते थे। इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिल जाता था। जितनी देर में वो तख्ती सूखती थी उस बीच में वो खेलने लग जाते थे। दोपहर को नहाने और खाने के लिए
1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी और खाकर फिर उसी तख्तपोश यानी कि जो तख्त पर बिछाने की चादर है, बेडशीट जिसको हम बोलते हैं, उस पर ही हमें सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। कहाँ सोते? चारपाई पर। और वो बच्चे कहाँ सोते? तख्तपोश पर। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता, यानी कि दूसरा पाठ हमें याद करने के लिए मिलता। उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। संध्या होता है शाम को जल्दी नींद आती। जब वो पढ़ते रहते तो उन्हें नींद भी आने लग जाती थी शाम को जल्दी। डर रहता था कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले। हमें यह भी डर लगता था कि जो हमारे मौलवी साहब हमें पढ़ा रहे हैं और हमें नींद आ रही है, अगर हमने पलक भी झपकाई तो वो अगर हमें देख लेंगे पलक झपकाते हुए तो कहीं हमें मार न पड़ जाए। तो इस चीज का भी हमें डर रहता था। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे कि मौलवी साहब से हमें जल्दी छुट्टी मिल जाए। इसके लिए 2 उपाय थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे। जो तीसरे बच्चे बताए थे यमुना प्रसाद जी, वो सबके लीडर थे। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते थे। उन्हें ही उपाय आता था कि हम कैसे अपने मौलवी साहब से जल्दी छुट्टी मिले। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। अब आपने देखा बच्चों, मौलवी साहब उन्हें पूरा दिन ही पढ़ाते थे और बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए उन्हें छुट्टी मिलती थी। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते थे। एक कपड़े में थोड़ा सा रेत बांध लेते थे और उसे छिपाकर दिए में रख देते थे। दिए के अंदर छिपाकर उसे रख देते थे। वह शीघ्र ही तेल सोख लेती। जब मिट्टी होती है वो तेल को जल्दी सोख लेती है, तो वो उस तेल को जल्दी ही सोख लेती थी, अपने अंदर सोख लेती थी। और जो दिया था वो जल्दी बुझने आ जाता, जल्दी ही बुझने लग जाता। मौलवी साहब दाई पर, जो उस समय बच्चों की देख रेख करती थी या उस समय जो भी वहां रहती थी, वो दाई पर गुस्सा होते थे कि तेल कम क्यों डाला, उस दिए में तेल कम क्यों डाला, क्यों इतनी जल्दी बुझ गया, मुझे तो और पढ़ाना था बच्चों को। तो वो उन पर गुस्सा होते, दाई पर, और वह मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। हुक्म का क्या अर्थ बताया था अभी? आदेश। तो उन्हें मजबूर होकर, जब दिया ही नहीं चलेगा तो वो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, तो इसलिए वो बच्चों को किताब बंद करने का हुक्म दे देते। और जो कुछ भी फारसी का ज्ञान हुआ वो हमें दूसरे मौलवी साहब ने दिया। यानी कि जितना भी हमें फारसी का ज्ञान हुआ, फारसी भाषा हमने जो पढ़ी, वो हमने दूसरे मौलवी साहब से पढ़ी। हम सब भी उनको प्यार करने लगे। अब जो दूसरे मौलवी साहब थे वो भले ही गंभीर स्वभाव के थे, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा। अब यहाँ पर कौन बता रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे हैं कि जब अंग्रेजी पढ़ने के लिए उन्हें अपना घर छोड़कर छपरा जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जहाँ भी आप कहीं भी अपने शिक्षक से पढ़ते हैं या किसी जगह आप रहते हैं, उस चीज से आपको एक लगाव सा हो जाता है, और जब आप उससे दूर जाते हो तो आपको दुख होता है। तो बच्चों, यह जो कहानी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा थी, जिसमें उन्होंने अपने गुरु और शिष्य के आत्मीयतापूर्ण संबंधों को बताया है कि किस प्रकार गुरु की आज्ञा का वो लोग पालन करते थे, है ना। आपने भी देखा होगा कि जिस समय उन्हें सबक याद करने के लिए दिया जाता तो उस समय वो सबक भी याद करते थे, उन्हें याद करके सुनाना भी पड़ता था और वो सुनाते भी थे। फिर उसके बाद उन्हें खेलने के लिए छुट्टी आदि मिलती थी। तो बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के छात्र जीवन के बारे में जानो और गुरु और शिष्य की जो आत्मीयतापूर्ण संबंध है उसके बारे में आप भी जानें। बच्चों, अब हम जानेंगे जो आज हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आज का हमारा गृह कार्य क्या है। तो आज का आपका गृह कार्य है व्याख्यान 1 का
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इन प्रश्नों को लिखना है और पाठ से ढूंढकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखना है। बच्चों ध्यान रखना, आपने ये प्रश्न उत्तर साफ व सुंदर लेख में करने हैं तथा आपने दिनांक भी लिखनी है, क्योंकि बिना दिनांक के आपको याद ही नहीं रहेगा ये काम हमने कब किया। तो आप अपनी दिनांक जरूर डालोगे, आप अपना दिन जिस दिन आपको ये कार्य मिलता है, ठीक है। और पहला प्रश्न है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अब आपने पाठ पढ़ा है तो उसी आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हो। प्रश्न ख, राजेंद्र प्रसाद मौलवी साहब से किस विषय की शिक्षा प्राप्त करते थे? कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ते थे? तीसरा है, पहले मौलवी साहब क्या दावा करते थे? ठीक है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो हमने हमारी व्याकरण का पाठ था संज्ञा और पाठ 6 संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर जो हमारी कक्षा परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल अंक हमारे 20 थे, उस कक्षा परीक्षा का हल जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न था, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? यह एक परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा है वो? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की। तो हमने किस पर सही का निशान लगाया है? संज्ञा पर, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा है बुढ़ापा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है? तो हमारा सही उत्तर क्या है? भाववाचक है। तीसरा है, नारी शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी कि नारी शब्द की भाववाचक क्या संज्ञा बनेगी? नारीत्व, नारीपन या नारियता? तो सही उत्तर क्या है? नारीत्व। तो इसके सामने हमने सही का निशान लगा दिया। प्रश्न घ, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यह कई बच्चों ने यह प्रश्न गलत किया है, लेकिन कई बच्चों ने सही भी किया है। जिन्होंने गलत किया है वो एक बार समझ लें इसको, कि लेखक भी अगर एक लेखक पूरी जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पर किसी विशेष लेखक का नाम नहीं दिया गया। इसी तरह डॉक्टर भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, यहाँ पर भी किसी विशेष डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया। अब क्या बच गया? अध्ययन। तो अध्ययन तो क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पर जो अध्ययन शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए हमने उसके सामने सही का निशान लगाया। अगला है ड, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नगर, दिल्ली, शहर। इस प्रश्न में भी कई बच्चों ने गलतियां की हैं, कईयों ने सही भी किया है। नगर और शहर ये आपके क्या इसमें आ जाएंगे? किसी जातिवाचक में आ जाएंगे। तो बच गया क्या आपका? दिल्ली। तो दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम है। तो इसकी परिभाषा क्या थी? कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसके लिए हमने इसके सामने सही का निशान लगाया है। प्रश्न 2 था बच्चों, लिंग संबंधी यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संबंधी कुछ अशुद्धियां, कुछ गलत वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें दूर करके वाक्य को पुनः यानी कि दोबारा लिखना है। जैसे पहला है, उसकी कमीज किस रंग का है? अब कमीज स्त्रीलिंग है तो का नहीं आएगा, क्या आएगा? की। उसकी कमीज किस रंग की है? दूसरा है, यह पगडंडी जंगल की ओर जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? यह पगडंडी जंगल की ओर जाती है। अगला है, राजा विश्राम कर रही है। अब यहाँ पर राजा दिया हुआ है, लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग में दी हुई है, कर रही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? रानी विश्राम कर रही है। घ, आजकल सोना बहुत महंगी हो गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आजकल सोना। सोना पुल्लिंग में आता है, जो धातु है वो बहुत महंगा
हो गया है। प्रश्न 3। प्रश्न 3 था, दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। यहाँ पर ये शब्द दिए गए थे जिनके वचन बदलने थे। यहाँ पर ना मैंने एक वचन लिखा है ना ऊपर बहुवचन, तो एक वचन को बहुवचन में बदलना था और बहुवचन को एक वचन में। जैसे पहले दिया हुआ है सभाएं, तो ये पहले से ही बहुवचन है, तो इसको हम वचन बदलेंगे एक वचन में, तो क्या बन जाएगा? सभा। इसी तरह बात, अब बात एक वचन है, अब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो बनेगा बातें। अगला है पैसा, एक पैसा यानी कि एक वचन, तो इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बनेगा? पैसे। गुड़िया, अब गुड़िया क्या है? एक वचन है, तो इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? गुड़िया। यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो अनेक गुड़िया हो जाएगा। प्रश्न 4। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह छांटिए और उनके नाम भी लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में भी एक दो बच्चों की गलतियां थी, बाकी सभी बच्चों का तो ठीक था, लेकिन उन्हें आपस में कारक के जो कारक चिन्ह थे जैसे से, अरे, पर, वो ऊपर नीचे लिख गए, उसमें गलतियां थी जिसे आपको ठीक करना है। अब पहला वाक्य था, रोहन साइकिल से स्कूल जाता है। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था से हमारा कारक चिन्ह है, लेकिन कौन सा? करण कारक, क्योंकि यहाँ पर साधन दिया गया है साइकिल, कि वो साइकिल से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? करण कारक। दूसरा था, अरे श्याम तुम कहाँ जा रहे हो। अब यहाँ पर जो अरे शब्द है वो क्या है? संबोधन। किसके लिए? शाम के लिए। शाम को पुकारा जा रहा है, अरे श्याम तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर अरे हमारा कारकीय चिन्ह है और संबोधन कारक है ये। तीसरा है, बच्चा पलंग पर सो रहा है। अब यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा कि बच्चा कहाँ सो रहा है, तो उत्तर क्या मिला हमें? पलंग पर। तो यहाँ पर जो पर है वो हमारा कारकीय चिन्ह है और अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का ही यह वो है चिन्ह। अगला है, आदमी बस से गिर गया। अब आपको मैंने बताया था से आपके दोनों में आता है, करण में भी और अपादान में भी, लेकिन आपको पहचान क्या रखनी है कि जिस साधन से कार्य हो रहा है वो तो करण में आता है, और जिससे किसी वस्तु से यानी कि एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा का अलग होना पाया जाए वहां अपादान कारक आता है। तो आदमी बस से गिर गया यानी कि वो बस से दूर हो गया, गिर गया, तो यहाँ पर कारक चिन्ह तो हमारा से है, लेकिन कारक कौन सा है? भेद अपादान कारक। अगला है, नानी जी बच्चे के लिए फल लाई। अब यहाँ पर लाना हो रहा है किसी को, तो यहाँ पर जो देने का भाव है के लिए, तो यहाँ पर हमारा कारक ये चिन्ह है के लिए, और कारक कौन सा है? संप्रदान कारक। प्रश्न 5। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला है मानव, से क्या बना भाववाचक संज्ञा? मानवता। दूसरा है अपना, इससे क्या बना? अपनापन। तो बच्चों, अब आपने देखा कि जो आपकी कक्षा परीक्षा थी वो मैंने यहाँ पर आपको हल करके बताया है उसका, और अगर आपकी कोई गलतियां हैं तो आप उसको सुधारेंगे ताकि अगली बार आपकी जो परीक्षा हो तो आप उसमें वो गलतियां ना करो। इस चीज को ध्यान में रखना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।